हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो के अंदर आज हम 10वीं क्लास की इंग्लिश की जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उस बुक की फर्स्ट पोएम करेंगे। पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो और इसके पोएट हैं रॉबर्ट फर्स्ट के द्वारा ये पोएम लिखी गई है। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ़ के छोटे छोटे कण जो होते हैं उनको कहा। पार्टिकल्स को मैं फ्लेक्स भी कह सकता हूँ, फाइन फ्लेक्स ऑफ स्नो। पोएम को पढ़ने से पहले एक बार इसकी छोटी सी समरी देख लेते हैं। इस पोएम के अंदर जो हमारे कवि हैं रॉबर्ट फ्रस्ट, इनका मूड काफ़ी जो है उदास होता है और ये जो पोएम है, इस पोएम जिस समय ये पोएम लिखी गई वो विंटर सीजन का समय होता है। तो जो पोएम काफ़ी जो है, जो पोएट हैं वो काफ़ी उदास होते हैं। तो अपने उदासी के मूड के अंदर, जैसे कि ह्यूमन नेचर होता है, जब उसका मूड उदास होता है तो प्रकृति को देखने का जो उसका परसेप्शन है, जो नज़रिया है, तो वो उसी मूड से, उसी नज़रिए से प्रकृति के भी बिटर साइड्स को वो देखता है। और तभी क्या है, वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे आता है। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस प्लांट होता है, जैसा कि आप नीचे भी देख सकते हो, जिसके ऊपर सफ़ेद फ्लावर्स लगते हैं। हिंदी में इसको धतूरे का पेड़ कहा जाता है। तभी उस पेड़ के ऊपर है ना एक कौवा आता है और इस पोएम में ये तो एग्जैक्ट बताया नहीं है कि वो कौवा वहाँ पर आकर बैठता है या उड़ता है। तो वो क्या है, बर्फ़ के जो है वो पेड़ की जो ब्रांच होती है उसको थोड़ा सा मूव करता है और जैसे ही वो मूव करता है, बर्फ़ के जो छोटे छोटे कण हैं वो कवि के ऊपर गिर जाते हैं और कवि का जो मूड चेंज हो जाता है। क्योंकि उस अगर मूड चेंज नहीं होता तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता, इसलिए वो अपना दिन का कुछ हिस्सा खराब होने से बचा लेते हैं। यही इस पोएम के अंदर बताया गया है। इस पोएम के माध्यम से कवि हमें ये बताने की कोशिश करता है कि हमें प्रकृति के साथ अटैच होना चाहिए, हमें चीज़ों को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखना चाहिए। अगर हम चीज़ों को पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं तो जीवन के अंदर हमें खुशी मिलती है। बहुत से हमारे जो अनप्लेजेंट चीज़ें हैं वो हम रिमूव कर सकते हैं, उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो पढ़ते हैं पोएम का फर्स्ट स्टैंजा। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ ए स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जिस तरीके से, जिस ढंग से उस हेमलॉक ट्री से उस कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ़ के पार्टिकल्स को शुक किया, हिलाया। शुक का मतलब होता है शेक करना, हिलाना। हैज़ गिवन माई हर्ट ए चेंज ऑफ मूड। तो जैसे उसने हिलाया, बर्फ़ के कण मेरे ऊपर गिरे तो मेरा मूड जो है क्या हो गया, चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड र्यूड। र्यूड का मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, यानी कि अफसोस प्रकट करना, या मैं इसको कह सकता हूँ रिग्रेट करना, REGRET, रिग्रेट करना। या मैं इसको बोल सकता हूँ लेमेंट करना, LAMENT, लेमेंट करना, अफसोस प्रकट करना, या फिर डिप्लोर करना, DEPLORE, डिप्लोर करना। तो कहता है कि मेरा जो कुछ दिन था जो पूरा ख़राब होने वाला था, जिस पर मैं रिग्रेट करने वाला था, वो मेरा कुछ समय जो है बच गया। अच्छा, इस पहले स्टेंजे के अंदर कवि ने हमें ये कन्फर्म नहीं किया है कि इसके अंदर जो जिस तरीके से, जिस ढंग से उस कौवे ने उसके ऊपर जो बर्फ़ के पार्टिकल्स जो गिराए, उसके अंदर ये नहीं बताया है कि वो वहाँ पर आके बैठता है या फिर उड़ने का प्रयास करता है, ये क्या करता है, उसकी सिचुएशन को एग्जैक्ट बताया नहीं गया है। तो ये पोएम पढ़ने के बाद हम सबसे पहले देखते हैं इस पोएम की राइम स्कीम क्या है। राइम स्कीम के अंदर हम क्या करते हैं, तुकबंदी योजना में जो स्टेंजा है, स्टेंजा का हम लास्ट वर्ड देखते हैं। तो लास्ट वर्ड है करो, और नेक्स्ट लाइन का है मी, और नेक्स्ट का है स्नो, और इसका है ट्री। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि करो और स्नो, इन दोनों की जो साउंड मैच करती है। तो जो पहली लाइन है, पहली लाइन के अंदर हम अल्फ़ाबेट ए से शुरू करेंगे राइम स्कीम के अंदर, ठीक है। ये और ये सेम मिलती है तो इसको हम सिंबल ए ही लगाएंगे। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट होता है बी, और मी के लिए लगाएंगे बी, और बी की और ट्री की राइम एक दूसरे से मिलती है तो ये हो जाएगा बी। तो करो, सुनो, मी और ट्री, तो राइम स्कीम हो जाएगी ए बी, ये हो जाएगी इसकी राइम स्कीम।
राइम स्कीम के बाद देखते हैं कि और कौन कौन से पोइटिक डिवाइस इसके अंदर यूज़ किए गए हैं। तो नेक्स्ट जो है पोइटिक डिवाइस इसके अंदर यूज़ किया गया है एनजैपमेंट। एनजैपमेंट क्या होता है, ये जो पहली जो लाइन है, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, आप देखोगे पहली लाइन में कहीं भी कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, ना कहीं फुल स्टॉप है, ना कहीं क्वेश्चन मार्क है, ना एक्सक्लेमेशन मार्क है, ना कहीं कोमा है, उसको कहा जाता है एनजैपमेंट। यानी वेहन द सेम सेंटेंस, सेम सेंटेंस है ये एक ही, वेहन द सेम सेंटेंस कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज ऑफ एनी पंचुएशन मार्क, इट इज़ कॉल्ड एनजैपमेंट। यहाँ पर कोई पंचुएशन मार्क नहीं है तो हमारा जो पोइटिक डिवाइस यहाँ पर आ जाएगा एनजैपमेंट, एनजैपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस देखते हैं कौन सा है। सेकंड लाइन के अंदर देखते हैं हम कि शुक डाउन ऑन मी। इस लाइन के अंदर ओ जो वावल साउंड है डाउन में ओ और यहाँ पर ऑन, तो यहाँ पर जो वावल साउंड ओ की प्रोमिनेंस है, वावल साउंड जो है ओ यहाँ प्रोमिनेंट कर रही है, इसकी बहुलता जो है ज़्यादा है, तो यहाँ पर हो जाएगा एसोनेंस डिवाइस। कौन सा डिवाइस हो जाएगा, एसोनेंस, ASSONANCE। अब एसोनेंस डिवाइस क्या होता है, एसोनेंस डिवाइस का मतलब होता है द प्रोमिनेंस ऑफ ए वावल साउंड थ्रू आउट ए लाइन। पूरी लाइन के अंदर जब किसी वावल साउंड की प्रोमिनेंस होती है उसे कहा जाता है एसोनेंस। हाँ, अगर पोएम के लाइन के अंदर कॉन्सोनेंट साउंड, अगर यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड की प्रोमिनेंस होती तब हो जाता कॉन्सोनेंस डिवाइस। अगर यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड की अगर प्रोमिनेंस होती, प्रोमिनेंस अगर यहाँ होती तो हो जाता आपका कॉन्सोनेंस डिवाइस। कौन सा हो जाता, कॉन्सोनेंस डिवाइस। लेकिन अब है वावल साउंड तो यहाँ जाएगा एसोनेंस डिवाइस। तो आपने देखा पहले के अंदर एनजैपमेंट था, यहाँ पर है एसोनेंस डिवाइस। इसके बाद देखते हैं कि जो है जो यहाँ पर है आपका सेकंड स्टेंजा के अंदर देखते हैं हैज़ गिवन माई हार्ट। यहाँ पर देखो हैज और हार्ट, हैज और हार्ट, सेव्ड सम और सेव्ड और सम, सेव्ड और सम। यहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन डिवाइस है, एलिट्रेशन डिवाइस। एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार, एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार। एलिट्रेशन में क्या होता है कि यहाँ पर होता है विहन द अक्रेंस ऑफ द सेम लेटर, यहाँ पर भी सेम लेटर है, ठीक है, एच और एच अक्कर हो रहा है, बार बार घटित हो रहा है, या फिर साउंड कह सकते हो बिगिनिंग ऑफ ए एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। आसपास के वर्ड जो हैं जो कनेक्टेड हैं या एडजेसेंट साथ लगते वर्ड हैं, जब वो सेम साउंड से या पर सेम लेटर से शुरू हो वहाँ पर होता है एलिट्रेशन डिवाइस। जैसे अगर मैं हिंदी में आपको कहूँ तो आपने हिंदी में एक श्लोक सुना होगा, करत करत अभ्यास के, करत करत अभ्यास के, तो कै और कै जो है कि आवृत्ति बार बार है तो यहाँ पर हो गया एलिट्रेशन डिवाइस यानी कि अनुप्रास अलंकार। तो सेकंड स्टेंजा के अंदर क्या है भाई, एलिट्रेशन डिवाइस है। और आपको पता है इसके अंदर भी क्या है, एनजैपमेंट है। ये सेम लाइन है, यहाँ पर कोई भी पंचुएशन मार्क का यूज़ नहीं किया गया, एनजैपमेंट है। और पोइटिक डिवाइस देख लेते हैं क्या नाम है, राइम स्कीम क्या है, हार्ट, मूड, पार्ट और र्यूड। ठीक है, मूड और र्यूड, हार्ट और पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर पहले था A B तो यहाँ पर हो जाएगा C, यहाँ हो जाएगा D, यहाँ हो जाएगा C और यहाँ हो जाएगा D, क्योंकि C हार्ट और पार्ट की साउंड मैच कर रही है, एक दूसरे से मिल रही है, और मूड और र्यूड ये भी मैच कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा CD तो यहाँ पर राइम स्कीम हो जाएगी CD। और फिर इसके अंदर क्या है, एनजैपमेंट है। यहाँ पर कोई पोइटिक डिवाइस क्या नाम है, कोई भी यहाँ पर पंचुएशन मार्क का यूज़ नहीं किया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा एनजैपमेंट। और तीसरा है यहाँ पर हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन दोनों के अंदर, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन का मतलब है मानवीकरण करना, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण करना, मानवीकरण करना।
मानवीकरण का मतलब क्या है, यानी कि जब किसी मान लिया ह्यूमन चीज, नॉन लिविंग चीज़ लगा लो या कोई भी चीज़ है, उसकी ह्यूमन के साथ क्वालिटी दी जाती है, ह्यूमन बींग्स के साथ, तो उसे कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन करना। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो ये करो है उसको पर्सोनिफाइड किया गया है। व्हेन इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज द शेकिंग डाउन ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, जब ये डस्ट ऑफ स्नो को शेक डाउन कर रहा है तो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण अलंकार यूज किया गया है। और यहाँ पर डस्ट ऑफ जो स्नो है उसको फाइन पार्टिकल्स के, स्नो के पार्टिकल्स के समान बताया गया। डस्ट को क्या बताया गया है, ये जो डस्ट है इसको बर्फ़ के पार्टिकल्स के समान बताया गया है। तो यहाँ पर मेटाफोर डिवाइस है, मेटाफोर डिवाइस रूपक अलंकार है, यहाँ पर मेटाफोर डिवाइस है। तो इस वीडियो के अंदर हमने इस पूरी पोएम को, इसके राइम स्कीम क्या थी, इसके अंदर कौन कौन से पोइटिक डिवाइस यूज़ किए गए हैं, ठीक है, इसके सारे मीनिंग्स को हमने किया। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।